फ्रेंड्स, हमारे अर्थ के आधार पर इन 8 भेदों के अलावा एक और भेद पूछा जाता है जिसको कि हम कहते हैं अनुरोध या आग्रहवाचक वाक्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी उत्तराखंड में जो आगामी परीक्षाएँ हैं उनकी दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य, जिसको कि हम अंग्रेजी में सेंटेंस के नाम से जानते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वाक्य की परिभाषा होगी कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, उसी को वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, शब्दों का समूह है और निश्चित अर्थ प्रकट करना चाहिए उसे। इसको समझाने के लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल रखे हैं आपके सामने। सबसे पहला है कमल है एक लड़का अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये जो है पहला जो मैंने उदाहरण रखा है आपके सामने, तो उसमें भी क्या है, ये भी शब्दों का एक समूह है, लेकिन क्या ये व्यवस्थित है और क्या ये अर्थ दे रहा है? नहीं। तो हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं, कमल एक अच्छा लड़का है। तो इन दोनों उदाहरणों में से हम किसको वाक्य मानेंगे? तो हम दूसरे वाले को वाक्य कहेंगे, क्योंकि शब्दों का समूह तो पहला उदाहरण भी है और शब्दों का समूह दूसरा उदाहरण भी है, लेकिन जो पहला उदाहरण है वो अर्थहीन है, यानी वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, जबकि जो दूसरा उदाहरण है कमल एक अच्छा लड़का है, वो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो परिभाषा क्या होगी? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, उसी को वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिभाषा के बाद अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग की, यानी उसके पार्ट्स की, कि भाई किन किन चीज़ों को मिला करके एक वाक्य बनता है। तो वाक्य के 2 अंग हैं। सबसे पहला है उद्देश्य, जिसको कि हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा है विधेय, जिसको कि प्रेडिकेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, उद्देश्य हम किसे कहते हैं? जिस किसी के भी बारे में वाक्य में बताया जाता है वही हमारा उद्देश्य है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कमल एक अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? कमल के बारे में, अर्थात कमल हमारा क्या होगा? उद्देश्य होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विधेय की, तो विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब विधेय होता है। जैसे हमने कहा यहाँ कमल के बारे में हमने क्या बताया कि एक अच्छा लड़का है, तो कमल तो हो गया हमारा उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और एक अच्छा लड़का है ये पूरा का पूरा हो जाता है हमारा विधेय। तो फ्रेंड्स, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम बहुत तेज़ दौड़ता है, तो हम राम को कह सकते हैं इस वाक्य का उद्देश्य, और बहुत तेज़ दौड़ता है यह हो जाएगा इस वाक्य का विधेय। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत यानी उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत इनके विस्तार को सम्मिलित किया जाता है। अब इनके विस्तार को हम कैसे जानेंगे? तो उद्देश्य के बारे में यदि व्याख्या करते हुए कुछ चीज़ कही जाती है तो उसको हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं, और यदि विधेय के बारे में व्याख्या करते हुए कुछ और उसमें ऐड किया जाता है तो उसको विधेय का विस्तार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उद्देश्य के विस्तार को और विधेय के विस्तार को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, लंबे बालों वाली लड़की दौड़ रही है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे कि लड़की के बारे में ये वाक्य है, तो लड़की उद्देश्य हो जाती है, और विधेय क्या है? दौड़ रही है, ये विधेय हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं क्या इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, तो हाँ, ये जो 3 शब्द हमने लिखे हैं लंबे बालों वाली, तो ये जो है उद्देश्य की व्याख्या करने के लिए लिखे हैं, तो यह उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। तो इस वाक्य में लंबे बालों वाली उद्देश्य का विस्तार, लड़की उद्देश्य, और दौड़ रही है ये विधेय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विधेय के विस्तार की। तो अब हम बात करते हैं विधेय के विस्तार की। तो विधेय के विस्तार के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या? मोर पंख फैलाकर नाच रहा है।
तो यदि हम बात करें मोर तो ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और यदि हम बात करें विधेय की तो विधेय हो जाएगा नाच रहा है, ये हो जाएगा हमारा विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं इसको। और यदि हम विधेय के विस्तार की बात करें तो इसमें विधेय का विस्तार आ जाएगा पंख फैलाकर, क्योंकि इन शब्दों से हम अपने विधेय की व्याख्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद की, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स हिंदी में वाक्यों का वर्गीकरण जो किया है वो 2 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। तो फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। आपसे डायरेक्टली आयोग प्रश्न पूछ लेता है कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 8 भेद हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पहले भेद की, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है और इनको 1 बाय 1 करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला भेद है हमारा विधानवाचक वाक्य, जिसको कि अंग्रेजी में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स विधानवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। जैसे हमने कहा वर्षा हो रही है, राम दौड़ रहा है, मैंने भोजन कर लिया। तो इस तरह के वाक्य विधानवाचक वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। अगला हमारे पास है निषेधवाचक वाक्य, जिसको कि हम अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इससे किसी कार्य के न होने या न करने का बोध होता है। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, मैंने भोजन नहीं किया, राम नहीं दौड़ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की, जिसको कि अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का यदि बोध होता है किसी वाक्य से, तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वर्षा क्यों हो रही है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, इस तरह के वाक्य होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। अगला है हमारे पास आज्ञावाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स यदि वाक्यों में किसी को कुछ आज्ञा या उपदेश देने का बोध होता है तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि उठो और बाहर जाओ, तो ये आज्ञा देना हुआ। या फिर उपदेश की यदि हम बात करें तो सदा सत्य बोलें, या फिर सदा सत्य बोलना चाहिए, ये उपदेश है, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्यों में आता है। तो फ्रेंड्स पांचवा हमारा भेद है इच्छावाचक वाक्य, जिसको कि अंग्रेजी में ऑप्टेटिव या इल्यूटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अपनी इच्छाएं व्यक्त करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि किसी को हम आशीर्वाद दें या शुभकामनाएं दें, वो भी इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। और यदि हम अपनी इच्छा प्रकट करें तो वो भी इच्छावाचक वाक्यों में आता है। जैसे मैंने कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। और यदि मैं कहूँ कि आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण होगा। इसके बाद जो हमारा छठा एग्जाम्पल है या छठा हमारा प्रकार है वो है संदेहवाचक वाक्य, अर्थात सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट। तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी तरह के संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उदाहरण हो सकता है कि शायद आज वर्षा हो सकता है राम आए। तो इस तरह के जो भी संदेह या संभावना को व्यक्त करने वाले उदाहरण होंगे वो संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। इसके बाद विस्मयवाचक वाक्य, जिसको कि अंग्रेजी में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं? यदि हम अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए उस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो वो वाक्य होगा हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जैसे मैंने कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो या फिर ऐसा होगा शाबाश आपने अच्छा काम किया। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं उन वाक्यों में किसी शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क अनिवार्य होता है। जैसे मैंने कहा वाह, इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी मार्क, कितना सुंदर दृश्य है, इसके बाद हमारा
ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहें या फिर विस्मयवाचक वाक्य कहें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वां और जो आखिरी प्रकार है वो है संकेतवाचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम कहें कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यानी सफल होना निर्भर करता है परिश्रम करने पर। तो इसी तरह के जो एग्जाम्पल होंगे वो संकेतवाचक वाक्य के एग्जाम्पल होंगे। इसका एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो फसल का अच्छा होना निर्भर करता है किस पर, वर्षा के होने पर। तो ये है हमारा संकेतवाचक वाक्य। फ्रेंड्स हमारे अर्थ के आधार पर इन 8 भेदों के अलावा एक और भेद पूछा जाता है जिसको कि हम कहते हैं अनुरोध या आग्रहवाचक वाक्य। फ्रेंड्स यदि किसी वाक्य में किसी भी प्रकार के आग्रह करने का या अनुरोध करने का बोध होता है तो उसी को हम आग्रह या अनुरोधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कृपया उठो, तो यहाँ हमने आज्ञा देने से पहले कृपया लगा दिया, यानी हमने आग्रह सूचक शब्द लगा दिया। तो यह जो वाक्य हो जाएगा वो आग्रह या अनुरोधवाचक वाक्य हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि आपके पास ये एग्जाम्पल आता है कृपया उठे और बाहर जाएं या कृपया यह फाइल मैनेजर तक पहुंचाइए, तो अगर ऐसा कोई उदाहरण आता है और आपके पास ऑप्शन में ये अनुरोधवाचक या आग्रहवाचक ऑप्शन में नहीं है ये वाक्य, तो आप इस कृपया वाले वाक्य को कहाँ ले जाएंगे, डायरेक्ट आज्ञावाचक वाक्य में। यदि हमारे पास अनुरोध या आग्रहवाचक वाक्य ना हो तब हम ऐसा करेंगे, और यदि ऑप्शन में आज्ञावाचक भी हो और अनुरोधवाचक भी हो और दो कोई अन्य ऑप्शन हो तो आप इसको कृपया यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाइए, इस एग्जाम्पल को या इस प्रश्न को आप अनुरोधवाचक वाक्य के अंतर्गत टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार यानी रचना के आधार पर वाक्यों की। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य की। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य जिनका एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया, एक कर्ता और एक कर्म होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे भेद के बारे में, यानी रचना के आधार पर वाक्य। इस आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होता है उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण के बारे में यदि हम जानें तो अभी जो हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य पढ़े, उनमें से सबसे लास्ट वाला यानी संकेतवाचक वाक्य को हटा दें यदि, तो टॉप 7 यानी सारे ऊपर के 7 प्रकार जो थे वो सब सरल वाक्य के ही उदाहरण होंगे। यानी कि यदि मैं कहूँ विधानवाचक को कहूँ कि भाई वर्षा हो रही है तो ये भी सरल वाक्य है, और यदि मैं कहूँ वर्षा नहीं हो रही है तो भी ये सरल वाक्य है, वर्षा क्यों हो रही है तो भी ये सरल वाक्य है। इसी तरह से केवल संकेतवाचक वाक्य को छोड़कर शेष सभी 7 प्रकार जो हैं अर्थ के आधार पर वो सरल वाक्य के उदाहरण होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। तो फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य जो हैं एक सरल प्लस दूसरे सरल, यानी एक सरल वाक्य प्लस एक और सरल वाक्य, इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त वाक्य बनता है। या फिर अगर हम शॉर्टकट तरीके से सीखें तो यदि 2 सरल वाक्य आपस में और, एवं, या, अथवा, अगर, मगर, वरन, लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े हों तो वो क्या होंगे, संयुक्त वाक्य होंगे। ये सारे शब्द अनिवार्य हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एक शब्द हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो हम कहेंगे राम पढ़ रहा है और
श्याम खेल रहा है। तो ये जो दो वाक्य हैं हमारे पास, राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, ये किससे जुड़े हैं? और से जुड़े हैं। तो यहाँ ये संयुक्त वाक्य होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे भेद यानी मिश्रित वाक्य के बारे में। मिश्रित वाक्य को हम समझ सकते हैं कि यदि दो वाक्य यदि डॉट डॉट तो, कि, जो कि, जब डॉट डॉट तब या इससे संबंधित और शब्दों से जुड़े हों तो वह मिश्रित वाक्य होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो जो हमारा अर्थ के आधार पर 8वां भेद था संकेतवाचक वाक्य, वही मिश्रित वाक्य का भी उदाहरण होगा। जैसे हमने कहा यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, या फिर हम कहें मैं जानता हूँ कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैं जानता हूँ आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ये किससे जुड़ा है? की से जुड़ा है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये होगा मिश्रित वाक्य। या फिर मैंने ये जो शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों से जुड़ने वाले दो वाक्य वो सारे के सारे मिश्रित वाक्य होंगे। फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर जानने का एक और उपाय है, एक और तरीका है। तो वो तरीका क्या है? यदि संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य जुड़े होते हैं उनको हम अलग कर दें तो दोनों अपना अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। तो अगर हम इन दोनों को अलग कर दें, राम पढ़ रहा है तो ये भी अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है और श्याम खेल रहा है ये भी अपना अर्थ स्पष्ट करने में स्वयं समर्थ है। जबकि यदि मिश्रित वाक्य की हम बात करें तो दो उपवाक्य इस तरह से जुड़े होते हैं कि यदि दोनों को अलग कर दें तो एक जो है दूसरे पर निर्भर करेगा अपना अर्थ ग्रहण करने के लिए। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, तो हम कहें कि भाई यदि परिश्रम करोगे तो क्या, इसके बाद यदि दूसरा वाला वाक्य इसके साथ प्रयोग नहीं होता तो पहला वाला अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम जान सकते हैं मिश्रित वाक्य के उदाहरण के तौर पर। तो फ्रेंड्स ये था वाक्यों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड में जो भी आगामी परीक्षाएं हैं या जो भी परीक्षाएं होती हैं आयोग UKSSC कराता है, उसमें हिंदी को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है और जो पहले 20 नंबर होते हैं आपके वो हिंदी के ही होते हैं। तो इसलिए हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हिंदी के अन्य चैप्टर्स के बारे में भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।